हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 23 जून 2021 और हम लोग जो इस क्लास में डिस्कस करेंगे वो 22 और 23 जून दोनों आपके दिवस के हम लोग साथ में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसलिए डिस्कस करेंगे, कल आपकी किन्हीं कारण से वजह से आपकी मॉर्निंग की क्लास नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि आपका जो एक साथ में है 22 और 23 जून का एक साथ में आपकी क्लास को कंप्लीट करवा दें। और इसके साथ साथ में ये जो क्लास है ये एयरफोर्स, एसएससी, बैंक, यूपीएसआई, रेलवे, स्टेट पीसीएस, आरओ, यूपीटर प्लस सीपैट, वीडियो, लेखपाल, यानी कि जहाँ जहाँ आपका करंट अफेयर आता है उसके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहाँ आपका करंट अफेयर आता है वहाँ की क्लास के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, और ये डेली सुबह 7 बजे क्लास लाइव होती है, तो आप लोग बिना कहे 7 बजे आप लोग चैनल पर आ जाया करें डेली की डेली। ठीक है, और जैसा कि हमारा कोटेशन है, अब करंट अफेयर पढ़ना हुआ आसान, सीधे छपेगा दिमाग में। तो वो कैसे छपेगा मैं आपको बार बार बताता हूँ कि पहले नंबर आपको क्लास देखना है, क्लास के बाद में इसकी पीडीएफ से आपको रिविजन करना है। रिविजन करने के बाद में एक बार आप इसको क्या करें, जो आपने नोट किया उसको साथ में आप लोग रिवीजन कर लें, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको डेली अपडेट, डेली क्लासेस इसी तरीके से आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हो, देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं। पहले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है रिलायंस का लक्ष्य। अब देखो समझते हैं, यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, रिलायंस की बात हो रही है। तो रिलायंस की जब बात होती है तो अच्छे से आपके दिमाग में एक चीज़ दिमाग में आ जाती है। ठीक है, तो इनका आपको अच्छे से नाम तो जानते होंगे, ये कौन, अनिल अंबानी है, अच्छे से आप इनको पहचानते होंगे। जब रिलायंस की बात होती है तो अनिल अंबानी को आप लोग पहचान जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो समझते प्रश्न कैसे रखा गया है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रिलायंस का लक्ष्य। अब कैसे आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में, प्रश्न कैसे ज़्यादा समझेंगे सभी साथी, साथ में नोट भी करते चलें। पूछा जाएगा अभी हाल ही में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए किसने लक्ष्य रखा गया है, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि यहाँ पर लक्ष्य रखा गया रिलायंस ने। बात समझ में आ गया तक? ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न हम लोग इसी से रिलेटेड है, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आते हैं, इससे उन सभी साथियों को यहाँ पर समझेंगे। तो लक्ष्य जो रखा गया इसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा, कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा, और लक्ष्य रखा गया वो कब तक रखा गया सभी साथियों को बता दें। यहाँ पर ये 2035 तक यहाँ पर शुद्ध शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? रिलायंस के द्वारा रखा गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और लक्ष्य 2035 का शुद्ध शून्य कार्बन यहाँ पर उत्सर्जन रखा गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर प्रश्न पूछ लेता है कि रिलायंस ने जो अभी शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा वो कब तक के लिए रखा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2035 के लिए हो जाएगा। ठीक, अगले पॉइंट की इसी में हम लोग बात करते हैं। कतर इकोनॉमिक्स फोरम में एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी, सॉरी ये नाम है इनका, मुकेश अनिल अंबानी निकल गया था, तो ये मुकेश अंबानी यहाँ पर हो जाएगा। ये जानकारी किसने दी? मुकेश अंबानी ने यहाँ पर आपको जानकारी के बारे में बताया, और ये कहाँ पे इकोनॉमिक फोरम हुआ था एशिया में, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अगला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। 3 दिवसीय आयोजन में 21 जून 2000 को ये शुरू हुआ था, और कब से शुरू हुआ था? 21 जून को ये शुरुआत हुआ था। और अगर हम बात करें तो 21 हो गया, 22 हो गया और 23 हो गया, मतलब आज ये कैसा हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसी की अगर हम बात करते हैं, मंच वैश्विक नेतृत्व, महामारी, बाद में आर्थिक विकास का समर्थन, रणनीतियों पर केंद्रित है यहाँ पर। ठीक है, यह कार्यक्रम ब्लूमबर्ग के सहयोग से आयोजित किया गया था। तो अगर पूछा जाता है कि शून्य रिलायंस कार्बन जो है ये अभी किसके सहयोग से आयोजित किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ब्लूमबर्ग यहाँ पर हो जाएगा। तो एक प्रश्न आपसे फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन रिलायंस ने कब तक के लिए लक्ष्य रखा गया, उत्तर क्या हो जाएगा, 2035 हो जाएगा। ये कब से शुरू हुआ था, तो ये 21 जून को ये शुरू हुआ था, और ये कार्यक्रम कहाँ पे शुरू हुआ था, तो ब्लूमबर्ग के साथ में शुरू किया गया। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने शुरू किया योग विज्ञान में पाठ्यक्रम। अब जरा समझ लेते हैं ये आखिर क्यों उन्होंने शुरुआत की है, क्या है इसका, सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में 21 जून को यहाँ पर बात करें, 21 जून को क्या मनाया गया है, 21 जून को आपका मनाया गया क्या, विश्व योगा दिवस आपका मनाया गया। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। तो इसी के उपलक्ष्य में क्या है, इसी के उपलक्ष्य में जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार ने क्या किया है, योग विज्ञान में पाठ्यक्रम आपका शुरू कर दिया है, मतलब सिलेबस इसका एक जारी कर दिया है। जैसे क्या है, देखो क्या अभी जितनी सारी गोष्ठियाँ हुई, जितने सारे मैं गोष्ठियों में शामिल हूँ, उन सभी में यही चर्चा हुई है कि क्यों ना ऐसा किया जाए, लोग उसके बारे में जानते तो हैं, जानने के साथ साथ उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अप्लाई क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि
उनका एक टाइम शेड्यूल नहीं। अब भाई 21 जून को तो आपने योगा कर लिया, लेकिन इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में आप नहीं करना चाहते हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए क्या है, दिल्ली सरकार ने सोचा क्यों ना इसको सिलेबस एक पाठ्यक्रम में डाल दिया जाए, ताकि लोगों को क्या है उसके बारे में सीखने को पता चलता रहे। ठीक है, समझेंगे सभी साथी। तो अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा समझ लेते हैं। अभी कौन सी सरकार के द्वारा योग विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किया गया, तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया। योग विज्ञान में पाठ्यक्रम अभी कौन सी सरकार ने शुरू किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगले प्रश्न की बात करते हैं इसी में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ठीक है, तो ये तो पता होगा, अरविंद केजरीवाल समूह बनाकर योग सिखाने वालों के लिए मुफ्त इंस्ट्रक्टर का ऐलान कर दिया है। और यहीं की अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2021, कब, 1 अक्टूबर 2021 की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सा में लोगों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 अक्टूबर से शुरू होगा। तो अगर हम बात करें, अभी जून चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आपके 3 से 4 महीने के बाद में ये आपका कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ में आया कैसा मुफ्त में ट्रेनिंग का मतलब क्या, जैसे अभी देखा होगा और सरकारें जो होती हैं ये अलग अलग कैंप लगाती हैं। कैंप लगाने के साथ साथ में क्या होता है कि उनको लोगों को बताया जाता है कि आप किस तरीके से योग करें, यही कैंप का आधार आपका बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगले पॉइंट की हम लोग, दिल्ली सरकार ने मेडिटेशन एंड योग साइंसेज में 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किया है, जिसमें लगभग 450 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन करा लिया है। तो यहाँ पर अगर पूछ लेता है ये कौन सा है, मेडिटेशन एंड योग साइंसेज में आपका बना दिया गया है। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। कैसे प्रश्न को आप लोग नोट करेंगे या कैसे प्रश्न को आप लोग पढ़ने, अगर पूछ लेता है अभी हाल ही में कौन सी सरकार ने योग विज्ञान में पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, दिल्ली सरकार के द्वारा। अगर पूछ लेता है कि ये ट्रेनिंग कब से शुरू की जाएगी, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2021 से इसको शुरुआत की जाएगी। अगर ये पूछ लेता है कि कौन सा पाठ्यक्रम शुरू किया है, तो योग में किया है, लेकिन उसका नाम क्या है, मेडिटेशन एंड योग साइंसेज, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूछ लेता है कितने लोगों ने नामांकन करा लिया, तो 450 लोगों ने अभी तक नामांकन इसका करवा लिया। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न समझ लेते हैं क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, एम सूडान राजौरी की पहली महिला फाइटर पायलट यहाँ पर बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको हाईलाइट बनाकर नोट कर लेंगे, स्टार बनाकर इसको जरूर नोट कर लेंगे, कोई ना कोई एग्जाम में देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, एम सूडान जो है राजौरी की पहली महिला फाइटर यहाँ पर बन गई हैं। मैंने क्या बताया, जितनी आपके फर्स्ट चीज़ें होती हैं ये सभी आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जिस तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समझते जरा यहाँ पे एक एक पॉइंट को हम लोग समझ लेते। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कहाँ की महिला फाइटर जो हैं पहली महिला बन गई, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, राजौरी की हो जाएगा। उनका नाम क्या है, एम सूडान इनका नाम है। ठीक है, समझ में आ गया सभी साथियों को। तो जरा हम लोग इसकी आगे और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की रहने वाली माबिया सूडान, ठीक, क्या इनका नाम है, माबिया सूडान है, राजौरी जिले में भारतीय वायुसेना की पहली महिला यहाँ पर बन गई है, पहली महिला पायलट बनकर। यहाँ पर कहने की अगर सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, पहली बात तो प्रश्न पूछा सकता है एम सूडान कहाँ की रहने वाली है, तो उत्तर क्या आ जाएगा, जम्मू कश्मीर की है। जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की रहने वाली है, वहाँ की ये महिला पहली महिला फाइटर यहाँ पर बन गई है। ठीक है, तो आपको जो समझ में आ रही है, बीच में जो नजर आ रही है कौन है, ये एम सूडान इनका नाम है, यानी कि माबिया सूडान इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी की अगर हम बात करें, वे इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली 12वीं महिला अधिकारी बन गए। तो ये भी प्रश्न आपको साथ में याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजौरी जो पहली महिला फाइटर अभी इसमें शामिल हुई हैं, कौन से नंबर की शामिल है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 12वीं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। वे 161 अधिकारियों में एकमात्र महिला पायलट हैं जिन्होंने 19 जून 2021 को हैदराबाद में वायुसेना अकादमी में फ्लाइट अटेंडेंट के साथ में स्नातक परेड के साथ में यहाँ पर किया था। ठीक, समझ में आ गया। तो इसमें सभी साथियों को पूरा का पूरा एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से प्रश्न को आपको याद करना, क्या क्या पॉइंट आपको याद नहीं करने की जरूरत है। ठीक है ना, यहाँ तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप डेली के प्रश्न आप लोग अगर करंट अफेयर के 10 से 12 प्रश्न अगर नोट कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। और यहाँ जो आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है वो पूरा ऐसे प्रश्नों को तैयार किया जाता है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। आप लोग जब एग्जाम देने जाओगे तो आपको यही सब सारे पॉइंट एग्जाम में याद आएंगे कि किस तरीके से मैंने उनको डिस्क्राइब किया था, क्या क्या चीज़ें आपकी होनी चाहिए। ठीक है,
चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगले प्रश्न की हम लोग बात करें और आपके जैसे ही आपने इसको देखा होगा तो आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की बात आ रही है, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको अच्छा कुछ देखते हो खाने के लिए तो आपके मुंह में पानी आ जाता है और आना भी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक प्रश्न को समझते हैं कि आखिर इससे हमारे रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि बायर द्वारा पेश की गई पीले तरबूज की एक किस्म, ठीक है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ये आपको कोई भी जितने भी टीचर आपको करंट अफेयर करा रहे हैं, ये आपको किसी ने प्रश्न नहीं करवाया होगा अगर आप अदर टीचर्स को अगर फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर समझ लेते हैं यहाँ पर कैसे आपको चीज़ें याद रखना, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। अभी तक आपने यहाँ पर पीले तरबूज की एक किस्म को पेश किया, किसने किया, बायर ने किया है। एक एक सभी साथियों को मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। तो देखो सबसे पहले नंबर पर अभी तक आप जो भी तरबूज होता है वो कौन से कलर का होता है, तो आप सभी का उत्तर आ जाएगा सर लाल कलर का होता है। लेकिन अब क्या है, पीले तरबूज की किस्म के यहाँ पर कर दिया। लेकिन देखो आपने कई सारे साथी बोलेंगे कि सर पीले तो मैंने अभी इसी टाइम देखा है। पीला जो अगर इस समय होता था, वर्तमान समय में होता था, वो कच्चा रह जाता था, कच्चा रहने का वो पीला हो जाता था। लेकिन ये एक तरीके की किस्म है, वो केवल और केवल पीला ही होगा, पकेगा तो पीले के रूप में होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो जरा एक एक हम लोग इसके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इससे प्रश्न और निकल के आ सकते हैं। जर्मन एग्रोकेमिकल प्रमुख के बायर में क्या किया है, भारत में सेमिनिस ब्रांड के तहत पहली बार पीले तरबूज की किस्म को येलो गोल्ड 48 लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, येलो गोल्ड 48 यहाँ पर लॉन्च इसको किया गया है। इस पीले तरबूज को बायर के वैश्विक अनुसंधान विकास प्रयासों के हिस्सों के रूप में बेहतर जर्मन प्लाज्म को विकसित किया गया है। और इसी के साथ में अगर और बात करते हैं, येलो गोल्ड जो 48 किस्म है, अक्टूबर से फरवरी तक खेती के लिए और अप्रैल से कटाई के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये भी सभी साथी पॉइंट में याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपसे आरओ के जो भी कथन निष्कर्ष वाले उससे प्रश्न पूछ सकता है कि जो पीले तरबूज की किस्म पाई गई है इसकी ड्यूरेशन क्या है, तो अच्छे से याद रखेंगे। अक्टूबर से लेकर ये कब तक होगा, फरवरी तक होगा, और अप्रैल में इसकी कटाई हो सकती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये भी सभी साथियों को साथ में याद रखेंगे, अक्टूबर से फरवरी के बीच में इसको क्या किया जाएगा, बोया जाएगा, और अप्रैल में इसको काट लिया जाएगा। और यही शायद यही सीजन भी होता है जैसे जो रेड कलर के होते हैं उनका भी यही सीजन होता है ना। सभी साथी यहाँ पे आपको पता होगा, जो लोग गांव से संबंधित होंगे उनको जानकारी होगी, ठीक है। आवाज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको स्टार बनाकर नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है कि बेंगलुरु भारत में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी कर दिया है, ठीक। समझेंगे जरा, एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में कि इससे और कौन से प्रश्न आपके निकल के आ सकते हैं, कैसे जरा समझते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि बेंगलुरु ने भारत में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी कर दिया। किसने जारी किया है, तो ये किया है भारत में, ठीक है। जरा समझ लेते हैं इस पे कौन कौन से प्रश्न आपको जाएगा। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या है, मतलब सबसे अच्छा शहर रहने के हिसाब से कौन सा टॉप पे चला जाएगा, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। ईज ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहना, इंडेक्स का मतलब आपका सूचकांक हो जाएगा। तो आपको सूचकांक अगर लिख के आता तो वो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ लेते जरा। यहाँ पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी कर दिया है। तो आपसे प्रश्न एक तो ये भी पूछा सकता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अभी हाल ही में कौन जारी करता है, तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बोले यहाँ तक किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं रहने वाली मेरे हिसाब से। तो मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। सूचकांक के अनुसार बेंगलुरु भारत में रहने योग्य सबसे अच्छा शहर है। इसके बाद चेन्नई है, शिमला है, भुवनेश्वर और मुंबई है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि सबसे पहले आपको कौन सा याद रखना है, तो सबसे पहले आपको बेंगलुरु याद रखना है। इसके बाद क्या है, चेन्नई हो जाएगा, और चेन्नई के बाद में आपका शिमला हो जाएगा, शिमला के बाद में भुवनेश्वर हो जाएगा, और भुवनेश्वर के बाद में आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इसका क्रम भी साथ में याद रखना, कौन कौन सा हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, दूसरा चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर और मुंबई। ये सबसे अच्छे रहने वाले स्थानों में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी कर दिया गया है। ये कौन जारी करता है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जारी करता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। सर्वेक्षण संपर्क अधिकारी में नागरिकों में दिल्ली को सबसे खराब राजधानी के स्थान दिया गया। तो ये भी साथ में याद रखना है कि दिल्ली सबसे खराब रहने के स्थान में। अब देखो ये क्यों जारी किया दिल्ली का नाम इसमें, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, कंपनियाँ भी हैं और यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है। इस कारण भाई एक इंडेक्स बनाया जाता है, तो उसमें कुछ मानक होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड रखे जाते हैं। उन सभी को मानक को अगर पूरा नहीं करता है तो वो क्या हो जाता है, सबसे निचले स्तर पर चला जाता है। तो दिल्ली यहाँ पर किसकी बात करें, दिल्ली सबसे क्या है, निचले स्तर पर चला गया। टॉप पे कौन है, बेंगलुरु है,
ठीक है। और बेंगलुरु तो आपको पता है कि IT सिटी है, तो यहाँ पर तो सभी चीज़ें बहुत अच्छी से लोग फॉलो भी करते हैं, रूल्स भी फॉलो करते हैं। ये सभी चीज़ें आपकी देखी जाती है। ऐसा नहीं होता है कि केवल घर देख लिया, घर नहीं देखा जाता, ऑल ओवर सभी चीज़ें देखी जाती हैं, तब वो इंडेक्स आपको बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें 4 मानदंड हमने आपके बताया, कुछ आपके मानक होते हैं। वो कौन कौन से मानक होते हैं? जीवन की गुणवत्ता, मतलब लाइफ ऑफ क्वालिटी, क्या हो जाएगी? लाइफ ऑफ क्वालिटी की आप क्वालिटी की वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। आर्थिक क्षमता, इकोनॉमी आपकी इफिशिएंसी हो जाएगी। साधारणता है और नागरिकों की धारणाओं का उपयोग करके ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को निर्धारित किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस सभी साथी को इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, इससे आपको कोई ना कोई एग्जाम में देखने को जरूर प्रश्न आपको मिल सकता है। ठीक, तो पहले नंबर पे आपको याद रखना है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे टॉप नंबर पे कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है सेकंड नंबर पे कौन है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? चेन्नई। थर्ड नंबर पे आपका शिमला, और फोर्थ नंबर भुवनेश्वर, और अंतिम में आपका मुंबई। अगर पूछ लेता है सबसे निचले स्तर पर कौन पायदान पे है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? यहाँ पर दिल्ली बिल्कुल उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखो मैंने एक यहाँ पर आपकी ये लगा दी है, तो ये भी सभी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, किसी को कोई प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो आप लोग थम्स अप करते रहिएगा, लाइक शेयर वगैरह आप लोग करते रहिएगा क्लास में। ठीक है, चलो भाई, और डेली आप लोग टारगेट बनाइएगा। मैं आपको डेली आप लोग बोलता हूँ कि आप लोग सुबह उठ के सबसे पहले नंबर पे डेली टारगेट बनाइएगा, और उन टारगेट को अचीव करने में पूरा का पूरा दिन लगा दी, जिससे कि आप लोग की एनर्जी सही जगह पर लग सके। ठीक है, होता क्या कि जब आप टारगेट नहीं बनाते हो, तो जैसे मान लो अगर आपने किसी भी एग्जाम की, आप सोच रहे हो कि UPSI का एग्जाम मुझे निकालना है, तो निकालने के लिए आप कैसे निकाल सकते हो? आप जब टारगेट बनाओगे, डेली बेसिस पे आप चीज़ों को पढ़ोगे, मुझे ये सोच लोगे मुझे 4 घंटे मैथ पढ़ना, 5 घंटे ये पढ़ना, इतने घंटे ये पढ़ना है, तभी तो आप चीज़ें कर पाओगे। मतलब क्या कि आपने टारगेट बना लिया, और फिर उन देखो कि उन टारगेट को अचीव करने में कौन से टारगेट आपके अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको नेक्स्ट डे आपको अप्लाई करो। ठीक है ना, तो ये होता है सिलेक्शन लेने का बेस्ट तरीका। चलो भाई, अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आप लोग थोड़ा वो लाइक शेयर वगैरह जो भी लाइव क्लास को देखते हैं, डेली आप कम से कम नए बच्चों को बताइएगा, आपके साथी हो उनको भी क्लास को बताइएगा। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि उड़ीसा ने कोविड अनाथों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना को शुरू कर दिया है। देखो समझ लेते हैं, यहाँ पर आपसे प्रश्न से पूछा जाएगा अभी हाल ही में, ध्यान से समझा करेंगे। जब मैं प्रश्न को बताता हूं तो आप लोग ध्यान समझा करें और साथ में लिख भी लिया करें। प्रश्न क्या है कि आशीर्वाद योजना अभी हाल ही में कहां पर शुरुआत की गई है? तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, प्रश्न पूछा जाएगा अभी हाल ही में आशीर्वाद योजना कहां पर शुरुआत की गई है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? उड़ीसा आ जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर बात उड़ीसा की हो रही, तो उड़ीसा के आपको CM की बात करें तो ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन? नवीन पटनायक, और नवीन पटनायक वहां के क्या है? CM है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो आशीर्वाद योजना, इसमें क्या क्या है? आशीर्वाद योजना की जब बात करें तो अनाथ शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर की गई। जैसे मतलब क्या हुआ कि कोरोना काल के दौरान क्या जिनके माता पिता दोनों की डेथ हो गई है, तो उड़ीसा सरकार क्या कर रही है यहाँ पर? वो क्या कर रही है कि आशीर्वाद योजना के तहत जो बच्चा होगा उसका शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद योजना को शुरुआत कर रहा है। ठीक है, जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी साथी साथ में नोट भी करते चले, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, डेली आप 40 से 45 मिनट का सेशन ये होता है, डेली आप लोग देखिएगा, डेली आपको चीज़ें कुछ ना कुछ नई समझ में आएंगी। यहाँ पर बात हो रही उड़ीसा सरकार ने कोविड से अनाथ बच्चों के स्वास्थ्य और पालन पोषण के लिए आशीर्वाद योजना का यहाँ पर शुरुआत कर दिया है। ठीक, समझ में आ गया? इसके बाद आगे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। जिन बच्चों ने अपने माता पिता या परिवार के मुख्य उपार्जक व्यक्ति को 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद को खो दिया है। अब देखो यहाँ पर बात कब से हो रही है? 1 अप्रैल, ये ध्यान सभी साथी समझेंगे, 1 अप्रैल 2020 की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा 1 साल पिछला इन्होंने ले लिया, अप्रैल से शुरुआत की जाएगी, तो उसके बाद कोविड-19 से खो दिया है, तो उसके ये पात्र होंगे। मतलब 2021 तो है, लेकिन 1 साल के जो 1 साल के पिछले हैं उन सभी को यहाँ पर ले लिया गया। ठीक है, माता पिता की मृत्यु के बाद बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाले परिवार सदस्यों को बैंक खातों में 2500 रुपये प्रतिमाह यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि जैसे कोई एक ऐसा कैंडिडेट लेगा जो क्या करेगा, उन बच्चों को गोद ले लेगा, तो उन बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कौन सरकार से? तो उड़ीसा सरकार की तरफ ये दिया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? अगर यहीं पे बात करते हैं, सहायता बच्चे की 18 वर्ष की आयु तक जारी होगी। अगर आपसे देखा जाए तो ये जो एज निर्धारित की गई, कितनी की है? 18 वर्ष की यहाँ पर निर्धारित की गई है। सीधे सीधे पॉइंट आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले नंबर पे याद रखना कि आशीर्वाद अभी हाल ही में योजना कहाँ पर लॉन्च की गई, तो उड़ीसा हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि ये जो आशीर्वाद योजना है किसके लिए है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे के कोविड के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इनमें क्या मिलेगा? 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा जो भी इन बच्चों को गोद लेगा। ठीक,
समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्या क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग इसी तरीके से तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट और स्टार बना के इसको साथ में नोट करेंगे। समझ लेते हैं भाई अगला प्रश्न आपसे क्या है कि यहाँ पर अगला प्रश्न है आईएनएस सह्याद्री को मिला सबसे जहाज का खिताब। ठीक है ना? तो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में प्रश्न पूछा जाएगा, अभी हाल ही में आईएनएस के सबसे जहाज का खिताब किसको मिला है, या आपसे पूछा जाएगा सबसे जहाज, प्रश्न ऐसे भी बन सकता है सबसे जहाज का अभी हाल ही में खिताब किसको प्रदान किया गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आईएनएस सह्याद्री को यहाँ पर मिल गया। तो सभी साथी इसको नोट भी कर लेंगे। प्रश्न क्या पूछा जाएगा, अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। तो आईएनएस सह्याद्री यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। फ्लीट अवार्ड एक्स फंक्शन 2021 में भारतीय नौसेना के सह्याद्री को सबसे जहाज के रूप में यहाँ पर खिताब मिल गया है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी की अगर हम बात करें आईएनएस कोमाटा को मोस्ट स्पिरिट शिप का खिताब भी मिला है। तो ये भी सभी साथी याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट स्पिरिट शिप का खिताब जो है ये आईएनएस कोमाटा को मिला हुआ है। साथ में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं आईएनएस किल्टन और आईएनएस कुकरी कार्वेट और इसी तरह के जहाजों के भी सबसेट कार्वेट ट्रॉफी यहाँ पर जीत ली है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी की अगर बात करें यह समारोह 19 जून 2021 को पूर्वी बेड़े के परिचालन चक्र पंडित की चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि भाई जो जितने भी आपके जहाज हैं, ठीक है ना, सेना के क्षेत्र में काम करते हैं या किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, उनको वहाँ पर टॉप 20 की एक लिस्ट बनाई जाती है। उनमें अगर बात करें तो आईएनएस जो सह्याद्री है उसको सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, इतना प्रश्न आपको याद रखना है। यही प्रश्न आपसे पूछ जाएगा कि अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ जहाज का खिताब किसको मिला है, कौन से जहाज को मिला है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आईएनएस सह्याद्री यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगर आपको चीज़ें मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आ रही तो आप लोग प्लीज़ क्लास को थम्स अप करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके क्लास के बारे में आप लोग साथ में बताते रहें। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न है केरल की पूर्व मंत्री के सैलजा CEU ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 से सम्मानित कर ली गई हैं। तो आप जरा समझेंगे यहाँ पर क्या क्या प्रश्न इससे निकल के आ सकते हैं। पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछा जाएगा, ध्यान समझेंगे सभी साथी। यहाँ पर मैंने क्या बताया, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो पुरस्कार मिला वो क्या, ओपन सोसाइटी प्राइज 2021। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा अभी हाल ही में ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 किसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, के सैलजा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। जो के सैलजा ये कहाँ की रहने वाली है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा कि सर ये तो केरल की रहने वाली हैं। बात समझ में आ गई। तो अगर प्रश्न पूछता है ओपन सोसाइटी प्राइज 2021 अभी हाल ही में किसको सम्मानित किया गया, उत्तर क्या हो जाएगा, के सैलजा हो जाएगा। अगर पूछ लेता के सैलजा कहाँ की रहने वाली, तो केरल की ये पूर्व मंत्री हैं। ठीक है, बोले यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं और इसके पॉइंट क्या क्या निकल के आ रहे हैं। और जो ये फोटो में आपकी सुंदर सी स्माइल नजर आ रही है, ये फोटो ये किसकी है, के सैलजा की है। इसी तरीके से आपको भी अपने चेहरे पर स्माइल डेली बना के रखना है, ताकि जो भी आपके विरोधी आपको फेस को देखें तो वो भी क्या हो, मायूस हो जाए, कह रहे मैं इतना इसको टेंशन में देखता हूँ और आप इसके हमेशा चेहरे पर हमेशा क्या स्माइल बनी रहती है। तो हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल को बनाए रखें, क्योंकि आपको मुस्कुराना तो किसी भी हालत में भूलना ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई समझते जरा। यहाँ पर बात हो रही केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा ने प्रतिष्ठान सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, यहाँ इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। तो इसके ओपन सोसाइटी प्राइज को यहाँ पर चुन लिया गया है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में पुरस्कार के लिए चुना गया है। सार्वजनिक का मतलब है जिसको किसी को समस्या हुई तो इनके बिना उसके कहे ये हेल्प कर देती थी। ठीक है, ओपन सोसाइटी प्राइज की जो है विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यहाँ पर प्रदान किया जाए। अब देखो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च सार्वजनिक सम्मान अभी किसको प्रदान किया गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, के सैलजा हो जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप डिटेल्स में चीजों को पढ़ रहे हैं तो आप प्रश्न को कैसे भी घुमा के आपसे पूछे और आप हर तरीके से कर सकते हो। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो भी साथी एमसीक्यूज के फॉर्मेट में तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या प्रदान होने वाली है। क्यों, कैसे भाई, उसमें क्या होता है कि आपने एक देखा हाल ही में, जैसे अगर हम इस प्रश्न को बनाएं, हम अगर इस प्रश्न को बना देते हैं कि अभी हाल ही में ओपन सोसाइटी प्राइज की घोषणा किस को मिला है, के सैलजा, इतना ही आपने पढ़ लोगे ना, तो उससे आपको ये प्रश्न हो सकता ना आए, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते हैं। यहाँ पर
यह प्रतिष्ठा पुरस्कार को मुक्त समाज के आदर्शों की सेवा करने के लिए यहाँ पर जारी किया गया है। 2020 की यहाँ पर बात करें स्वतलाना ओलेग्सो के पुरस्कार ने प्राप्त किया था। तो 2021 में भी इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो कौन सा है? स्वेतलाना ओलेक्सिव यहाँ पर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आपके द्वारा मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आपने बहुत अच्छे से उसको अपने जहन में उतार भी लिया होगा। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। और आपको अंतिम में आपको कुछ थोड़ी सी टिप्स भी देनी है, तो आप लोग क्लास में अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, चलो भाई समझते हैं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग बात करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। और मैं प्रश्न लाने का मेरा सिर्फ उद्देश्य ही होता है, जिनके चांस 99% होते हैं एग्जाम में आने के, वही प्रश्न मैं लेके आता हूँ। प्रश्न तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन उनमें से 10 प्रश्न छांटना आपके लिए बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। कौन से ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक समझ लेते जरा। यहाँ पर बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, अच्छे से आपको पता है कब मनाया था, 21 जून को मनाया जाता है। सभी साथियों को ये चीज़ याद होना चाहिए। मैं हर क्लास में आपको कोई ना कोई दिवस जरूर याद करवाता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, तो अगर पूछ लेता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को ये मनाया जाता है। ठीक है, चलो भाई समझ लेते जरा क्या क्या पॉइंट है। यह दिवस मनाने के पीछे उद्देश्य योग और उसके अनेक लाभों के बारे में जागरूकता को फैलाना। ठीक, समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहीं पे अगर बात करें, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है, ये 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक, समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ, कि आपको इस तरीके से प्रश्न को याद रखना, कैसे किस तरीके को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सभी लोग हाईलाइट करके इसको नोट कर लेंगे। यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेगा कि बस 2021 की मुख्य विषय क्या था, तो योगा फॉर वेलनेस यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योगा फॉर वेलनेस सही उत्तर इसका हो जाएगा। किसी को कोई प्रकार की समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। तो अगर पूछ लेता है वर्ष 2021 का मुख्य थीम क्या थी योग दिवस की, तो क्या हो जाएगा? योगा फॉर वेलनेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझते जरा। इस अवसर पर पीएम ने WHO के सहयोग से एम योगा ऐप का भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा एम योगा ऐप अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, जो क्या है पूरी दुनिया में उपलब्ध होगा। ये पूरे वर्ल्ड की बात होगी, तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अगला समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से हर वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो समझ में आ गया, ये 2015 से लगातार मनाया जा रहा है। और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी 2021 में जो मनाया गया है वो कौन से नंबर का बनाया गया है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7वां यहाँ पर इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया है। ठीक है, किसी को मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, बहुत अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हाल ही में कौन से नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो आप सभी का उत्तर क्या जाएगा? 7वां उत्तर हो जाएगा। अगर पूछ लेता है इसकी थीम क्या है, योगा फॉर वेलनेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है, मुझे उम्मीद है आप लोग पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। चलो भाई अगले प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं और समझते जरा हमारा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर क्या हो जाएगा। स्पेन में घोषित किया गया राष्ट्रीय टेनिस दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कोई ना कोई एग्जाम में आगे आगामी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, समझते जरा यहाँ पर। और देखो, जो साथी आपको अच्छे से पता है कि आपकी एग्जाम की डेट धीरे धीरे अनाउंस होने लगी। 18 जुलाई को आपका बीएड का एग्जाम लग गया है। जो साथी बीएड एंट्रेंस की तैयारी करें उनके लिए भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाती है। ठीक है, चलो समझते जरा यहाँ पर। तो अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा समझ लेते हैं। पूछा जाएगा राष्ट्रीय टेनिस दिवस अभी हाल ही में किसने घोषित किया है। ध्यान से सभी साथी समझेंगे। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय टेनिस दिवस जो है अभी हाल ही में कौन से देश ने घोषित किया है। तो आप सभी का उत्तर क्या आ जाएगा कि सर यहाँ पर स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पेन हो जाएगा। राष्ट्रीय टेनिस दिवस अभी हाल ही में कौन से देश ने घोषित किया है, उत्तर क्या हो जाएगा? स्पेन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा समझते हैं कि आखिर ये क्यों घोषित किया गया, क्या इसका रीजन रहा। सभी पॉइंट को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जितने भी क्लास को लाइव क्लास को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को शेयर वगैरह आप लोग कर बिना कहे आप कर डेली की डेली आप लोग कर दिया करें। ठीक, समझते जरा यहाँ पे। 13 बार फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने 3 जून 2021 को अपना 35वां जन्मदिन यहाँ पर मनाया है। इसी के बीच में इन्होंने क्या किया है, रॉयल स्पेनिश टेनिस फाउंडेशन 18 जून 2000 स्पेन में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की फैसला यहाँ पर लिया गया है। कहने का सीधा सा आपका तात्पर्य क्या है कि 18 जून 2021 को स्पेन में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। ठीक, तो बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। मतलब इनका जो जन्म दिवस है 3 जून को होता है, इनके जन्म दिवस को यहाँ पर क्या किया गया है, राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाने की घोषणा की गई है। और कब की गई? 18 जून को की गई है।
ठीक है, तो कौन? राफेल नडाल। ये कितनी बार जीत चुके हैं? 13 बार यहाँ पर फ्रेंच ओपन ये जीत चुके हैं। ठीक, यह दिन खिलाड़ी के विरासत और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाता है और राष्ट्रीय टेनिस दिवस जो है इसकी उद्घाटन 3 जून 2022 को होगा। तो ये कब से शुरुआत की जाएगी? 3 जून 2022 को ये होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो फोटो में आपको नजर आ रहे हैं ये कौन है? राफेल नडाल हैं। बहुत अच्छे से इनको आप लोग जानते होंगे, जितने भी ओपन चैलेंजेस होते हैं ये ज़्यादातर ये जीत लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय टेनिस दिवस अभी हाल ही में किसने घोषित कर दिया, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? स्पेन आ जाएगा। अगर पूछा जाए क्यों मनाया गया तो आप अच्छे से बता सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या हुआ था कि राफेल नडाल का जन्मदिन मनाया गया, इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय टेनिस दिवस यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। ठीक, समझ में आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके जो मेरे द्वारा जानकारी दी गई आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे, बहुत अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है ना। तो इसके साथ साथ में अब आई थिंक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आपने अंतिम तक क्लास को देखा होगा तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को, नया सीखने को जरूर मिला होगा। इसी तरीके से आपको क्लास में लगातार बने रहना है और बने रहने के साथ साथ में जो भी साथी चैनल पे बिल्कुल ही नए हैं, अगर अभी तक उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले नंबर पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेड बन के आ रहा होगा और उसी के बगल में बेल आइकन होगा। तो बेल आइकन में क्या होगा कि आपको जैसे मैं कोई क्लास अपडेट करता हूँ तो कई सारे साथियों का रिक्वेस्ट हो रहती है, समस्या रहती है कि सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो नोटिफिकेशन के लिए जब तक आप यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, उस पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, तब तक ये चीजें आपके पास नहीं आएंगी। ठीक है, या तो फिर हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से भी आप मैं डेली PDF और ये सभी चीजें वहां पर प्रोवाइड कराता हूं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जा सकते हैं, या फिर आप चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहां भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और शेयर करने के साथ में आपको कमेंट करना कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से आप लोग क्लास के माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। ठीक है, और हमारे कुछ अदर सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे पाठशाला विद गौरव के नाम से आप हमें सर्च कर सकते हैं, जिसकी आपको वहाँ पे पेज बना हुआ और जिसमें आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर मैं डेली पिक्स प्रोवाइड कराता हूँ, इंपॉर्टेंट पिक्स हो गया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे क्या कैंपेन, कई सारे कैंपेन चलते हैं स्टूडेंट के लिए, हम टीचर सभी लोग यहाँ पे मुद्दे उठाते रहते हैं, तो आप लोग इसको भी हमें फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे उम्मीद है आपके द्वारा, मेरे द्वारा जानकारी दी गई पूरी तरीके से आप लोग स्पष्ट होंगे कि किस तरीके से चीज़ें आपको तैयार करना, क्या क्या आपको याद रखना, क्या क्या आपको चीज़ें याद नहीं रखनी है। आधे घंटे की क्लास होती है, बहुत अच्छे से आप पढ़ो और पढ़ने के साथ में फिर आप डेली, और मैं फिर से बता देना चाहता हूं, अगर आप सुबह 7 बजे उठकर अगर इस क्लास को नहीं ले सकते हैं तो ये मान लो कि आप अपने टारगेट से कहीं ना कहीं भटक रहे हो। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं कि अगर आप सुबह उठ के 7 बजे क्लास को नहीं ले सकते हैं तो ये मान ली कि आप अपने टारगेट से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। ठीक है ना। मैं इस क्लास को लाने के लिए कितनी सारी मेहनत लगाता हूं कि आपको 7 बजे क्लास ये किसी न प्रकार से मिल जाए, और आप लोग क्या करते हो, इस क्लास को लाइव देखा करो। लाइव देखने से क्या होता है कि आपको एक इंस्ट्रक्शन सही, आपको ये लगता है कि हाँ चीज़ें सही वे में जा रही हैं। ठीक, फिर भी अगर आप नहीं देख पाते तो ऑफलाइन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि हाँ, शाम को थोड़ा क्लासेस के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दें तो क्लासेस के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि सुबह 7 AM पे आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है, और शाम को रात 8 बजे रीजनिंग का आपका 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, और रात 9 बजे आपके लिए यहाँ पर क्या आता है, रात 9 बजे आपका यहाँ पर GK GS का यहाँ पर सीरीज चल रही है। समझ में आएगा सभी साथियों को। तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखना, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।